हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आप सब अच्छे होंगे आई होप। और आपकी जो तैयारी है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है वो है फोकस्ड करते हुए DSSB TGT PGT एग्ज़ाम को और UP TGT PGT एग्ज़ाम को फोकस करते हुए। इससे पहले मैंने अपनी 2 वीडियोस में बताया है कि कैसे आपने इस पाथ पर चलना है, DSSB या UP TGT के एग्ज़ाम को फोकस करना है, क्या उसका सिलेबस है वो कंप्लीट हमने एनालिसिस किया है, एग्ज़ाम का क्या लेवल आता है, कौन सी बुक्स कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और पहली क्लास हम जो स्टार्ट यहाँ पर कर चुके हैं वो हमने शुरू किया है 9th क्लास से, क्योंकि मैंने आपको बताया है 9th से 12th NCERT आपको कंप्लीट करनी है मैथ्स की। हम TGT और मैथ्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, TGT PGT मैथ्स के लिए। तो 9th से लेकर 12th की NCERT आपको कंप्लीट करनी है, साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं 9th क्लास की NCERT बुक से। हम यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं और उन सभी टॉपिक्स में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थ्योरम्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन हम सबको रिवाइज़ करते हुए चल रहे हैं और हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले ही जो एक वीडियो आई है उसमें नंबर सिस्टम के जो 9th की बुक में है जितना पोर्शन, उसके कंप्लीट कंसेप्ट को डिस्कस किया है। अगर आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, बिकॉज उस वीडियो में आपका, अगर आपको नहीं आता तो आपको आ जाएगा, और अगर आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो वो जो वीडियो नंबर सिस्टम की है वो कंप्लीट देख लीजिएगा। 9th क्लास में नंबर सिस्टम का जो भी कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस किया है, और आज हम डिस्कस करेंगे उसी का चैप्टर नंबर 2 9th क्लास की NCERT बुक से, और चैप्टर का नाम होगा पॉलिनोमियल। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए तो चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो जो आज का टॉपिक है वो NCERT की जो बुक है मैथ्स की, क्लास 9th की, और बुक का चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश सब में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैथ्स में वैसे ही लैंग्वेज का ज़्यादा इशू नहीं होता है, बट मेरी कोशिश है कि आपको मैं उसमें समझा पाऊँ जो भी कॉन्सेप्ट होगा, और वही हम बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए जानना ज़रूरी है। कई बार हम शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे रहते हैं और उसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम जानने की कोशिश नहीं करते। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का हमें पता होना ज़रूरी है और स्मार्ट मेथड का भी पता होना ज़रूरी है। वो क्यों? बिकॉज एग्ज़ाम में हमें दोनों की ज़रूरत होती है। बाई चांस हमें शॉर्ट ट्रिक हमारे माइंड में उस वक्त ना आ रही हो और हमारे पास टाइम सफिशिएंट हो तो हम बेसिक मेथड से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो ऑप्शन मेथड होता है उससे भी बेसिक कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेसिक तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना होता है। तो यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि मैं सीरीज़ को लेकर आगे चलूँ, जिससे जो बेसिक्स अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़े हैं या भूल गए हैं तो वो आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आप जो प्रैक्टिस है वो आराम से कर पाएंगे। तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। चैप्टर नंबर होगा 2 पॉलिनोमियल 9th क्लास से, और ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। देखिए, बेसिकली पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं पहले थोड़ा सा उसको जान लेते हैं, और फिर जानेंगे इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको तो आप समझते होंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, जो XY की फॉर्म में आपको दिए होते हैं उनमें आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। तो यही जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं यही क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल्स भी बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इस पॉलिनोमियल के चैप्टर में बात करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम है, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है, जैसे x + y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है, ये पूरा क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप इसको इसके फैक्टर्स भी कह सकते हैं। x - y का होल स्क्वायर है, x² - y स्क्वायर है, ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना है, समझते रहना है।
पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या, पॉलिनॉमियल तो समझ गए कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है कोई भी ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहे। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, और वेरी का मतलब होता है चेंज होते रहना। तो जो वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल जनरली हम मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड, इन सबको मान के, इन लेटर्स को मान के हम वेरिएबल मानते हैं। मान लीजिए आपके पास 2x है, कोई टर्म है आपके पास 2x, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू, x यहाँ पर वेरिएबल है, इसका मतलब अगर x वेरिएबल है तो x की जो वैल्यू है वो वेरी करेंगी। वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है। और ये क्या हो गया, अब इसमें क्या, अगर इसमें वेरिएबल आ गया तो ये आपका क्या बन गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, 2x 3x -x, ठीक है। तो ये जब वेरिएबल इसके साथ में आ गया तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका बन गया। अब बात यहाँ पर हम कर रहे हैं पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो आप यहाँ पर सिंपल से समझ पा रहे हैं कि अगर 2x है तो यहाँ पर आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x ही तो दिख रहा है, तो ये एक वेरिएबल का हुआ। अगर आपको 4y दिख रहा है, y भी वेरिएबल हो सकता है, तो 4y, बस इतना है ना। कितने वेरिएबल हैं 4y में, सिर्फ एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल क्या है कि जहाँ पर आपको सिर्फ एक वेरिएबल दिखे, जहाँ पर सिर्फ एक एक टर्म की वैल्यू जो है आपकी चेंज हो रही हो, एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 2x है तो एक वेरिएबल है, 3y है कहीं पर तो वो एक वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है, ax यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि एक वेरिएबल सिर्फ x है और a क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ में हो सकती है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि वन वेरिएबल में पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्या होती है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने समझाने की एग्जाम्पल दिया है, वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू का चेंज होते रहना, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये एक्सप्रेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 2x, x³ - x² + 4x + 7। वेरिएबल का मतलब है कितनी वैल्यूज इसमें ऐसी हैं जो चेंज हो सकती हैं। तो सिर्फ एक x ही तो इन सब एक्सप्रेशंस में आपको दिख रहा है। 2x में सिर्फ x है, इस पूरे में सिर्फ x ही है, मतलब x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, या सिर्फ y में हो पूरा एक्सप्रेशन, या z में हो, तो सिर्फ एक वेरिएबल अगर प्रेजेंट है तो वो वन वेरिएबल में पॉलिनॉमियल कहलाता है। इसमें आप सब सिर्फ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ x गिवन है पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये आपका सिंपली हो जाता है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे ये y की फॉर्म में भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 3y² + 5y, तो यहाँ पर क्या हुआ, y है सिर्फ, तो ये भी वन वेरिएबल, एक वेरिएबल, यानी कि जहाँ एक वेरिएबल दिखे वहाँ एक, जहाँ दो दिख जाए उसकी भी हम आगे बात करेंगे। अब आगे मैं अगर आपसे बात करती हूँ, अब इसमें आपको आगे जानना ज़रूरी है कि टर्म्स क्या होती हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जितनी टर्म्स हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। अब आपके सामने x² + 2x लिखा हुआ है, तो जब साइन चेंज हो रहा हो ना, जितनी बार साइन चेंज हो रहा है तो जितनी टर्म्स होंगी वो पता चल जाएगा। x² एक हो गई, 2x एक हो गई, यानी कि दो टर्म्स हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3y² + 5y + 7, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, एक हो गया 3y², एक हो गया 5y और एक हो गया 7, यानी कि साइन चेंज जहाँ पर हो रहा है उनको आप अलग अलग टर्म्स यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। इस एक्सप्रेशन को मैं अगर लूँ, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनॉमियल में कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो ये टर्म होती हैं। कोएफिशिएंट तो आप समझते ही हैं कि हर पॉलिनॉमियल की टर्म में एक कोएफिशिएंट भी होता है, ठीक है। हर पॉलिनॉमियल की टर्म में, टर्म तो आप समझ गए, एक कोएफिशिएंट भी होता है। अब वो कोएफिशिएंट 1 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 7 है, x² का कोएफिशिएंट, ठीक है, क्या है, 4 है। तो ये होते हैं इनके कोएफिशिएंट। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे, तो एक बात आती है कि
अब मैं अगर बात करूं, आप अगर बोलें कि क्या कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 भी एक पॉलिनॉमियल है, 7 भी एक पॉलिनॉमियल है, और उनको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स, है ना। तो जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 0 होता है उसको 0 पॉलिनॉमियल कहा जाता है। अब 2 के साथ जब कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। लेकिन x की पावर 0 तो 1 होता है, तो चाहे 2 लिखो चाहे 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिखो, तो ये हो जाता है आपका, जहाँ पे कांस्टेंट्स होते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, और इनको कहते हैं हम ज़ीरो पॉलिनॉमियल, ठीक है। ज़ीरो पॉलिनॉमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 0 है। वेरिएबल नहीं है या वेरिएबल की पावर 0 है तो ये ज़ीरो पॉलिनॉमियल होता है, ये आपको समझना है। अब पॉलिनॉमियल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, पॉलिनॉमियल में जो भी पावर होगी, किसी भी पॉलिनॉमियल के एक्सप्रेशन में जो भी पावर होगी वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, वो हमेशा कैसे होगी, वो पावर जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, वो होल नंबर होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा जो भी पॉलिनॉमियल होता है वो एक होल नंबर होता है। अगर होल नंबर पावर में, किसी की भी पावर में, किसी एक्सप्रेशन में, किसी पॉलिनॉमियल में पावर में 1/2 है, x की पावर 1/2, y की पावर 3/2, वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, होल नंबर होना चाहिए, यानी कि x की पावर 2 हो जाए, x की पावर 5 हो जाए, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, x की पावर 5/2 नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। सिर्फ यही आपको यहाँ पर जो सामने लिखा है उसमें समझाया गया है। तो पॉलिनॉमियल क्या होता है, आई होप ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर कोई वेरिएबल x की फॉर्म में है तो उसको हम px लिख देते हैं, y के फॉर्म में है तो py लिख देते हैं, है ना। उसको हम एक डिनोट करने का तरीका होता है, ठीक है। अगर z की फॉर्म में है कोई पॉलिनॉमियल तो p ऑफ z लिख देंगे, y की फॉर्म में है तो p ऑफ y लिख देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और पॉलिनॉमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ आगे अगर हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल्स की, तो हम बात करेंगे अब बाइनॉमियल्स की। अब हाँ, एक बात मैं आपको बताना यहाँ पर भूल गई हूँ, पॉलिनॉमियल में क्या होता है, पॉलिनॉमियल में अगर एक टर्म है, समझ रहे हैं, अगर टर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है कि टर्म क्या होती है। तो अगर पॉलिनॉमियल में किसी एक्सप्रेशन में एक टर्म है तो वो मोनोमियल्स होते हैं, और अगर 2 टर्म्स होंगी तो वो बाइनॉमियल्स होंगे। बाइनॉमियल नाम तो आपने बहुत सुना होगा। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं, अगर किसी एक्सप्रेशन में, किसी पॉलिनॉमियल में एक टर्म है तो वो मोनोमियल होगा, और 2 टर्म्स हैं तो वो बाइनॉमियल होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x 5x³ u4 कितने टर्म्स हैं, एक एक टर्म है, तो एक टर्म तो मोनोमियल। नीचे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम बाइनॉमियल की बात करते हैं तो बाइनॉमियल में आपको कितनी, यहाँ पर अगर 2 टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं तो वो बाइनॉमियल होगा, और 3 टर्म्स हैं जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, 3 टर्म्स को ट्राइनॉमियल यहाँ पर कहा जाएगा। अब एक चीज़ आ जाती है कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो डिग्री होती है किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है। देखिए, एक्सप्रेशन में यानी कि पॉलिनॉमियल में टर्म्स होती हैं, तो जिस भी टर्म की हाईएस्ट पावर जो होगी वो उस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। जी हाँ, डिग्री क्या होती है, अब आपके सामने ये एक्सप्रेशन है 3x की पावर 7 माइनस 4x की 6 प्लस x प्लस 9, ये पूरा पॉलिनॉमियल है आपके पास। कितनी टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। अब इन चारों टर्म्स में देखो कि हाईएस्ट पावर कौन से टर्म पे के पास है। आपने देखा कि जो पहली टर्म है इसके पास हाईएस्ट पावर है 3x की पावर 7। पावर कितनी है, 7, बस पावर को देखो, तो हाईएस्ट पावर जो है 7, वही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। पूरे एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स में देखो हाईएस्ट पावर किसके पास है, और वो हाईएस्ट पावर उस टर्म की डिग्री हो जाएगी, यानी कि इस एक्सप्रेशन में जो डिग्री है वो कितनी है, 7 है। तो ये भी आपको याद रखना है। और डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो नॉन डिग्री अगर नॉन ज़ीरो है, ठीक है, उसमें कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये टर्म आपको याद रखनी है। द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल वो क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। चलिए, अब डिग्री की हमने बात कर ली। अब जिनकी डिग्री 1 होती है, जिन पॉलिनॉमियल्स की डिग्री 1 होती है वो होते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, और जिनकी डिग्री 2 होती है उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये
यहाँ पर हाईएस्ट पावर किसके पास है, यहाँ x तो है नहीं, यहाँ पर देखेंगे x की पावर 1, y की पावर 1, t की पावर 1, तो डिग्री कितनी हुई यहाँ पर 1 हुई। तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, ये भी आपको याद रखना है। और जिस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो 2 होगी वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, इसमें हाईएस्ट टर्म 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है ना, और वो 2 क्या होता है, डिग्री होता है। तो जी हाँ, अगर आपकी जो डिग्री है वो कितनी है 1, तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल है, और डिग्री अगर आपके पास 2 है तो वो आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर डिग्री 3 होती है ना, डिग्री अगर किसी पॉलिनॉमियल की 3 होती है तो वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है। तो इस तरह से आप इसको मेंशन करते हैं, अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहलाता है। इस तरह से एक्सप्रेशन आपका बन जाता है। कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल चलता रहता है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 एंड सो ऑन, ए नॉट तक ये चलता रहता है। इन पर्टिकुलर जब ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन, यानी कि जब सारे कांस्टेंट जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं तो वो ज़ीरो बन जाता है, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल, और इसको हम ज़ीरो से ही डिनोट करते हैं। जब सारे कांस्टेंट ज़ीरो हो गए, सब कुछ ज़ीरो हो गया, तो वो ज़ीरो पॉलिनॉमियल कहलाता है। और जो ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, ये भी याद रखेंगे। ये जो डायरेक्ट टर्म है आपसे पूछी जा सकती है कि जो ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल की। तो इसमें क्या होता है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल में कोई आपके पास पॉलिनॉमियल है, अब हमने बोला कि इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी एक्स से या क्यू एक्स से। तो इस एक्सप्रेशन को जो सामने दिया है इसको हमने पी एक्स मान लिया, ठीक है। अब अगर हम इसमें x के प्लेस पर 1 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। x के प्लेस पे इस एक्सप्रेशन में हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो P1 हो गया और वैल्यू आ गई 4। वैसे ही अगर हम इसमें x की जगह 0 पुट कर दें तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करना बताया पॉलिनॉमियल को। आगे अगर मैं बात करूं, अब देखिए आपके सामने जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें हमें चेक करना है कि क्या -2 और 2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल x प्लस 2 के ज़ीरोज़ होंगे। ज़ीरोज़ का मतलब क्या है कि सॉल्व करके क्या 0 दे रहा है वैल्यू, ठीक है। तो -2 के लिए चेक करना है और 2 के लिए, तो हमने ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है तो उसको px मान लिया, px बराबर x प्लस 2। अब वैल्यू क्या पूछी है इसने, -2, तो हमने पहले x की जगह -2 पुट किया तो हमें 0 मिला, और x की जगह हमने 2 पुट किया तो हमें 4 मिला। तो हमें तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल चाहिए, यानी जो एक्सप्रेशन हमें 0 वैल्यू देगा वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होगा। और हमें 0 वैल्यू क्या कौन दे रहा है, -2, यानी कि जो -2 है वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है, लेकिन जो +2 है वो नहीं है, क्योंकि +2 रख रहे हैं तो 4 मिल रहा है, लेकिन हमें ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल चाहिए। तो जो वैल्यू पुट करके हमें 0 देगी वही ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होगी। तो एक ये बात आपको याद रखनी है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की, रिमाइंडर थ्योरम। समझिएगा इसको, आज तक अगर किसी को समझ ही नहीं आई है तो ये आपके समझना ज़रूरी है। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो नंबर है 15 और 6, और 15 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें कोशेंट यानी जो भागफल है वो 2 मिलेगा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल 3 मिलेगा। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, दैट इज़ दी रिमाइंडर थ्योरम। जी हाँ, रिमाइंडर थ्योरम हमें ये एक्सप्रेशन देती है कि जब हम किसी टर्म को किसी टर्म से डिवाइड करते हैं तो कैसे रिमाइंडर लिखा जाता है, कैसे कोशेंट लिखा जाता है। तो अगर 15 को 6 से डिवाइड करना है तो 15 यहाँ पर लिखेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे यहाँ मल्टीप्लाई जो कोशेंट आया है वो प्लस जो रिमाइंडर आया है वो, इस तरह से लिखते हैं। वैसे अगर आप 12 को 6 से डिवाइड करें तो 12 यहाँ, 6 यहाँ, और इसके मल्टीप्लाई में जो हमारा कोशेंट आया है वो, और प्लस जो रिमाइंडर आया है 0। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अब अगर रिमाइंडर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ गया, यानी कि अगर 6 15 को डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे रहा है तो 6 15 को डिवाइड नहीं करेगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स वो उसको डिवाइड करेगा कम्प्लीटली, ठीक है। जैसे 12 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो हमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो 12 जो 6 है वो 12 को कट कर सकता है, यानी कि उसका मल्टीपल है।
अब आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे मैंने बताया, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, जिससे कर रहे हैं वो डिवाइज़र, जो कोशेंट यानी भागफल आता है उसकी मल्टीप्लाई डिवाइज़र से प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाजक बराबर यहाँ पर कुछ फॉर्मूला जो इसका हिंदी में होता है, रिमाइंडर होता है शेषफल, कोशेंट होता है भागफल, ठीक है, और डिवाइज़र होता है भाजक, और डिविडेंड मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं आ रहा है, वो आप प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। डिविडेंड भाज्य, डिवाइज़र भाजक, कोशेंट भागफल और रिमाइंडर होता है आपका शेषफल। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत से क्वेश्चंस में आपके काम आएगा। अभी जो 7 एग्जाम्पल है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x-1 से। 2 तरीके होते हैं डिवाइड करने के। एक तो इस तरह से, जैसे आप नॉर्मल बचपन से डिवाइड करते आ रहे हैं, लेकिन इन एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना आपको अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी कि इस तरह से, इस मेथड से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो एक तो ये मेथड होता है शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालने का। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, आप -5। दूसरा तरीका क्या है कि आप इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम में या इस चैप्टर में, तो आप इस वैल्यू को क्या करते हैं, 0 करते हैं। जो ये x-1 गिवन है इसको आप px मान लेते हैं और उसको आप 0 पुट करते हैं। तो अगर आप इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में x को 1 पुट कर दो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। जी हाँ, एक तो ये तरीका है इस तरह से पूरा लॉन्ग मेथड डिवाइड करने का। दूसरा आपने क्या किया, 0 ऑफ x-1 क्या होता है, 1, क्योंकि इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और इस एक्सप्रेशन में आपको x की जगह 1 पुट कर देना है, तो रिमाइंडर -5 आपको मिलेगा। ये मेथड इजी है, लेकिन मेथड दोनों आपको आने चाहिए। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो इस चैप्टर में बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों के साथ। कोई आपको डाउट्स हैं और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमसे अपनी जो भी स्टडी रिलेटेड क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।